दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी की सप्रसंग व्याख्या के बारे में, और इसके लिए हमने जो उदाहरण चुना है वो रांगे राघव की कविता है रामदास, उसको चुना है। दोस्तों, छठी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अपने हिंदी के प्रश्न पत्र में अक्सर सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न का सामना करते हैं, लेकिन विद्यार्थी कभी भी इसके अर्थ को नहीं जानते और सामान्य रूप से वो उसके सिर्फ अर्थ को लिख देते हैं। इसका मतलब वो सप्रसंग व्याख्या को मान लेते हैं। परंतु दोस्तों, एक व्याख्या करने में और सप्रसंग व्याख्या करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या है यह फर्क और कैसे यह लिखा जाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि यदि आप सप्रसंग व्याख्या का अर्थ सही तरीके से जानते हैं तो आप न केवल अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि किसी भी घटना को, किसी भी पंक्ति को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आप समझ सकें कि सप्रसंग व्याख्या का मतलब क्या होता है और कैसे हम इसको अपनी लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो बेहद रोमांचित होने वाला है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम शुरू करते हैं अपना अध्ययन सप्रसंग व्याख्या के बारे में। दोस्तों, सप्रसंग का मतलब होता है संदर्भ, और सप्रसंग का मतलब हुआ संदर्भ सहित। इस प्रकार किसी पंक्ति की, किसी घटना की उसके संदर्भ के साथ व्याख्या करने का मतलब होता है कि संदर्भ के साथ उसकी व्याख्या करना, और संदर्भ का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट। जब भी कभी कोई कवि किसी कविता की रचना करता है तो वह एक संदर्भ लेकर चलता है। बिना संदर्भ के उस कविता को लिख पाना बहुत मुश्किल होता है, और उस संदर्भ को समझे बिना उस कविता का या उस कविता की पंक्तियों का अर्थ ग्रहण कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है संदर्भ और कैसे हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं रांगे राघव के द्वारा लिखी गई कविता रामदास के द्वारा। दोस्तों, ये कविता रामदास मैंने 11वीं कक्षा में पढ़ी थी। जब मैं 11वीं कक्षा विद्यार्थी था तो हमारी पाठ्य पुस्तक थी प्रवास, उसमें यह कविता संकलित थी और 11वीं कक्षा में अध्यापक ने हमें इसे पढ़ाया था। यह कविता उस समय हमारी किताब की सबसे आसान कविता थी, इसीलिए यह कविता मुझे आज तक याद है। और इसको मैंने इसलिए चुना है सप्रसंग व्याख्या को समझाने के लिए, क्योंकि हम इसके संदर्भ को बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हम इस कविता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार आपको सारी कविताओं को जो भी आप पढ़ते हैं उनको उनके संदर्भ सहित पढ़ना है। तो इस कविता के माध्यम से सप्रसंग व्याख्या को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम दृष्टिपात करें कि यह कविता क्या है, और उसके बाद फिर हम इसके संदर्भ को देखें कि इस संदर्भ के साथ हम सप्रसंग व्याख्या को किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यह कविता पढ़कर सुनाता हूं और उसके बाद हम इसकी सप्रसंग व्याख्या के बारे में देखेंगे। कविता है, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे दिया यह बता गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी नियत थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। निकल गली से जब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फुवारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कह, लोग जगह उस निडर खड़े हैं, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। तो दोस्तों, ये थी रांगे राघव के द्वारा लिखी गई कविता रामदास। अब सवाल यह आता है कि हम इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करें, और सप्रसंग व्याख्या में भी मैं सबसे पहले इसके प्रसंग की तरफ दृष्टिपात करना चाहूंगा। दोस्तों, प्रश्न पत्रों में
हमसे जब भी पूछा जाता है तो कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो इसका जो प्रसंग है हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक प्रवास भाग 1 में कवि रांगे राघव द्वारा रचित कविता रामदास से ली गई हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि आज शहरी जीवन में यदि कोई गुंडा मवाली किसी गरीब इंसान को, शरीफ इंसान को जान से मारने की धमकी दे दे तो लोग उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं करते, बल्कि निश्चित समय पर उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यह समाज में फैली हुई नपुंसकता को भी इंगित करने का प्रयास करती है कविता, क्योंकि भीड़ के बीच में से निकलकर वह आदमी जो रामदास को धमकी देता है कि वह उसको मार देगा, भीड़ के बीच से ही निकलकर आता है, उसको चाकू मारता है, रामदास मर जाता है और उसी भीड़ को ठेलकर वह वापस लौट जाता है। अगर भीड़ चाहती और उसको दाब लेती, रामदास की तरफ बढ़ने से पहले ही वह उसको दाब लेती, तो भला क्या हिम्मत थी उस गुंडे की कि वह इतनी भीड़ के बीच भी एक इंसान को जान से मार दे। इस प्रकार यह समाज में फैली नपुंसकता के बारे में भी दृष्टिपात करती है कविता। तो दोस्तों यह इसका प्रसंग है, क्योंकि हमारे शहरी जीवन में हम अनेकों ऐसे लोगों को देखते हैं जो काम की तलाश में रोज गांव से शहरों की ओर आते हैं और शहर में उनका अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। शहर में आकर वो एकदम अकेले हो जाते हैं और अनेक तरह के लोगों से उनको अपनी जिंदगी में आमना सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति, गुंडा मवाली, उनको जान से मारने की धमकी दे दे तो लोग उसको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और जब वह मर जाएगा तो रामदास की तरह उसके बारे में बातें करने लगेंगे और उन लोगों को बुलाने का प्रयास करेंगे जिनको शक था कि इसकी हत्या होगी। अब जरा हम दृष्टिपात करते हैं कि इस कविता की किसी एक स्टैंजा को हम किस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। पहले उसको देखते हैं स्टैंजा को कि निकल गली से जब हत्यारा आया उसने नाम पुकारा, हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फुवारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। दोस्तों इन पंक्तियों में बताने का प्रयास किया गया है कि जो हत्यारा था जिसने रामदास को जान से मारने की धमकी दी थी, वो भीड़ ठेलकर आया और उसने भीड़ में से ही रामदास को जोर से आवाज लगाई। रामदास सहम गया और उसने एक ही हाथ में इतना तोलकर मारा कि एक बार में ही उसके प्राण निकल गए और चाकू लगते ही लहू का खून छूट पड़ा उसकी गर्दन से। जैसे उसने चाकू मारा उसके प्राण निकल गए, रामदास मर गया और उसने कहा ही था कि वह उसको छोड़ेगा नहीं, मार देगा, इसीलिए उसने जो कहा था उस काम को कर दिया और यह काम उसने इतनी सफाई से किया कि एक ही चाकू मारा, उसी चाकू में उसकी हत्या हो गई। तो यह है इस प्रसंग की व्याख्या। तो दोस्तों यदि आप सीबीएसई बोर्ड में 10वीं और 12वीं कक्षा के अंतर्गत अपना अध्ययन कर रहे हैं या छठी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं और 11वीं या तथा 12वीं में ह्यूमैनिटीज का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप इस तरह से अपनी पाठ्य पुस्तक में शामिल किसी भी कविता के किसी भी स्टैंजा को इस तरीके से सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि आप यदि इस तरीके को अपनाकर अपनी सप्रसंग व्याख्या को अंजाम देते हैं तो आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। सप्रसंग व्याख्या के संबंध में आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाने के लिए उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर मेरे साथ। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।